थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर सोल्जर्स 1000 साल पुराने मंदिर के लिए आमने सामने खड़े हैं। रॉकेट्स और आर्टिलरीज फायर हो रहे हैं और हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन यह कोई नई लड़ाई नहीं है, यह तो सदियों से चली आ रही दुश्मनी की बस एक नई कड़ी है। एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें शहर लूटे गए हैं, साम्राज्य तबाह हुए और एक ऐसी दुश्मनी जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। 24 जुलाई 2025 को जो झड़प शुरू हुई वो पिछले 10 साल में सबसे खतरनाक है, लेकिन इसकी जड़ें एक ऐसी पुराने पेड़ की तरह है तो जमीन के ऊपर तो शान दिखता है, लेकिन नीचे इसकी उलझी हुई जड़ें जो घरों की नींव तोड़ रही है। दोनों देश पहली गोली चलाने का इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं। Ladies and gentlemen, international community, I want you to watch out the clash between Cambodia and Thailand. Thailand has started the war. Thailand began to fire to Cambodia first, so Cambodia has no choice. यह एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट है, एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में जहां हिस्ट्री एक पुरानी रूल बुक की तरह है जिसके पन्नों को हर कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह समझाने के लिए कि कैसे दो मॉडर्न देश लड़ सकते हैं, हमें पीछे जाना होगा। उस वक्त में जब साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक पावर का राज था और उसके गॉड किंग्स ऐसे मॉन्यूमेंट बनाते थे जो सदियों तक चले, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही जगह एक दिन एक कहानी, एक खूनी जंग का फ्रंट लाइन बन जाएगी। वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम अली एंड यू आर वाचिंग थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, द वॉर हिस्ट्री यू नेवर न्यू। On Thursday, clashes erupted along disputed parts of the Thai-Cambodian border. Soldiers deployed onto the streets of Bangkok. Cambodia has called for an immediate ceasefire with Thailand. सेक्शन 1, द गोल्डन एज, द गॉड किंग्स। जब थाईलैंड या कंबोडिया जैसे देश नहीं थे, ग्लोब में उनका कोई नामो निशान नहीं था, तब था अंगकोर। 19th से 15th सेंचुरी तक खमेर साम्राज्य इस इलाके का सूरज था, एक ऐसी सुपर पावर जिसके आगे कोई नहीं टिकता था। उसकी राजधानी अंगकोर एक विशाल शहर था जहां बेहिसाब दौलत, एक एडवांस कल्चर और डिवाइन राइट का बोलबाला था। अंगकोर के राजा सिर्फ इंसान ही नहीं थे, वो देव राजा थे, यानी गॉड किंग्स, जिन्होंने अंगकोर वाट जैसे विशाल मंदिर बनवाए जो हिंदू देवताओं के लिए धरती पर घर थे और उनकी अपनी अमर शक्ति के प्रतीक थे। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो सूरज की तरह आसपास के सभी घरों को अपनी रोशनी और गर्मी देता था, पूरे रीजन के आर्ट, रिलीजियन और पॉलिटिक्स को सेव कर रहा था। सदियों तक खमेर सभ्यता अपने दुनिया का केंद्र थी, स्टेबिलिटी और ताकत की एक मिसाल। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि उभरते हुए थाई किंगडम्स जो मॉडर्न थाईस के पूर्वज हैं, उसकी चमक में ही पले बढ़े। उन्होंने अपने दरबार भी अंगकोर की तरह बनाए, यहाँ तक कि उनकी लिपि और पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपनाया। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एम्बिशन भी था। जैसे ही पश्चिम में नई ताकतें उभरने लगे, इन गॉड्स किंग्स का सुनहरा युग एक ऐसे तूफान का सामना करने वाला था जो पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल देता। दुश्मनी के बीच अंगकोर के मंदिरों के साए में बो दिए गए थे, एक ऐसी दुश्मनी जो उस साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेगी। सेक्शन 2, द वेस्टर्न स्टॉर्म, राइज ऑफ द थाई। खमेर साम्राज्य रातों रात खत्म नहीं हुआ, उसका पतन एक विशाल पुराने पेड़ के गिरने जैसा था, धीमा और दर्दनाक। 13th सेंचुरी में नए और जोशीले थाई किंगडम्स, पहले सुखोथाई और बाद में शक्तिशाली अयुथाया, उस पेड़ पर चढ़ने वाली एक मजबूत बेल की तरह उभरे। उन्होंने अपनी पुरानी लॉयल्टीज तोड़ दी और साम्राज्य के
पश्चिमी इलाके में घुसना शुरू कर दिया। अयुथाया, जिसकी स्थापना 1351 में हुई, जल्दी ही एक बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक फोर्स बन गया और कमजोर हो रहे खमेर का सीधा कॉम्पिटिटर बन गया। यह धीरे धीरे बढ़ता टेंशन आखिरकार एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया। कई सालों के बाद ब्रेकिंग पॉइंट आया 1431 में। अयुथाया की सेना ने अंगकोर की विशाल राजधानी को घेर कर लूट लिया। यह हार खमेर के लिए एक महाविपत्ति थी। इमेजिन कीजिए कि खमेर साम्राज्य पहले से ही बीमार था। क्लाइमेट चेंज और नए ट्रेड रूट्स जैसे कारणों से अंदर से कमजोर हो रहा था। 1431 की ये लूट उस बीमारी में वो आखिरी घातक चोट थी जिसने उसे घुटनों पर ला दिया। इसने रीजन में पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल दिया। कभी महान रहा खमेर राज्य अब अपनी परछाई बनकर रह गया। अक्सर अपने शक्तिशाली पड़ोसियों थाईलैंड और वियतनाम के बीच एक रस्सी खींच के खेल में रस्सी की तरह खींचता रहा। ये हिस्टोरिकल ट्रॉमा, एक तबाह हुई राजधानी और एक हारे हुए राजा का सदियों से गूंजता रहा है। एक ऐसी नेशनल ग्रीवेंस और नुकसान की भावना को हवा देता है जो आज भी लोगों के जज्बातों को बढ़ावा देती है। सेक्शन 3 द कॉलोनियल लाइन, अ बॉर्डर ड्रॉन इन पेरिस। अगले 400 साल तक कंबोडिया सर्वाइवल मोड में था, हमेशा अपने जो पड़ोसियों थाईलैंड और वियतनाम के बीच फंसा हुआ था। 19वीं सेंचुरी तक अपने पड़ोसियों द्वारा पूरी तरह निगल जाने से बचने के लिए कंबोडियन राजा ने रीजन में एक नई शक्ति से मदद मांगी, फ्रांस। फ्रेंच कॉलोनियल के आने से साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा पूरी तरह बदल गया। कई ट्रीटीज, खासकर 1904 और 1907 की ट्रीटीज में फ्रांस और थाईलैंड ने अपने बॉर्डर्स तय किए। ये एक ऐसी डील थी जिसमें थाईलैंड को अंगकोर समेत कई पुराने खमेर इलाके छोड़ने पड़े, जिसके बदले में फ्रांस से दूसरी रियासतें मिली। ट्रीटीज में कहा गया कि बॉर्डर डंग्रिक माउंटेन्स के नेचुरल वाटर सेट को फॉलो करेगा। सोचिए जैसे कपड़े पर एक कुदरती सिलाई हो, लेकिन यहाँ एक पेज था। जो फ्रेंच मैप मेकर्स इस ऑफिशियल मैप को बना रहे थे, उन्होंने एक अहम जगह पर उस कुदरती सिलाई से थोड़ा हटकर कैंची चला दी। उनके फाइनल मैप ने 11वीं सेंचुरी के प्रेह विहार मंदिर को साफ साफ कंबोडियन साइड पर दिखाया, जबकि वो नेचुरल वाटर सेट के हिसाब से थाई साइड पर था। उस वक्त थाई ने इसका कोई ऑफिशियल विरोध नहीं किया, लेकिन कॉलोनियल एरा का ये मैप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। इसमें एक ऐसी सीमा बनाई जो ज्योग्राफी पर नहीं बल्कि एक कार्टोग्राफर के पेन की गलती पर आधारित थी, और एक ऐसी उलझन पीछे छोड़ दी जो एक सदी बाद खुली जंग में बदल गई। सेक्शन 4 द मॉडर्न बैटलफील्ड, टेम्पल्स एंड ट्रेंचेस। जब 1953 में फ्रेंच इंडो चाइना बिखर गया तो उस बॉर्डर विवाद के बीज आखिरकार अंकुरित हो गए। 1954 में थाई सेना ने प्रेवियर मंदिर पर कब्जा कर लिया। कंबोडियन ने विरोध किया और ये लड़ाई सीधे द ह्यूज के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ तक जा पहुंची। 1962 में ICJ ने मंदिर का मालिकाना हक कंबोडिया को दे दिया। फैसला एक सिंपल प्रिंसिपल पर था, अगर आपका पड़ोसी आपके 50 साल तक एक प्रॉपर्टी का गलत नक्शा दिखाता है और आप कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते बल्कि उसे इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप बाद में ये नहीं कर सकते कि नक्शा गलत था। थाईलैंड की चुप्पी को उसकी सहमति मान लिया गया। थाईलैंड ने मंदिर तो दे दिया, लेकिन यह दलील दी कि उसके आसपास की जमीन अभी भी विवादित है। यह मामला एक ऐसी बीमारी की तरह था जिसका इलाज तो हो गया, लेकिन इन्फेक्शन अंदर ही अंदर रह गया। दशकों तक शांति रही, लेकिन 2008 में ये इन्फेक्शन फिर से फैल गया जब कंबोडिया ने परे विहार को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। इस कदम से थाईलैंड में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और बॉर्डर पर कई घातक मिलिट्री झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया, जो 2011
2011 तक चला। इस लड़ाई ने कंबोडिया को वापस ICG पहुंचा दिया। 2013 में कोर्ट ने और साफ शब्दों में कहा कि पूरा पहाड़ जिस पर मंदिर है कंबोडिया का है, जबकि इससे कानूनी सवाल हल हो गया। इसने गहरी बातें अविश्वास को खत्म नहीं किया। कोर्ट की लड़ाइयों के बाद मिलिट्री झड़पों का साइकिल एक घातक प्रिडिक्टेबल पैटर्न बन गया था। प्राचीन पत्थर अब आधुनिक युद्ध के मैदान बन चुके थे। सेक्शन 5 द अनसीन वॉर ऑफ 2025। ये नाजुक शांति 2025 में आकर टूट गई। टेंशन महीनों से बढ़ रहा था, जिसकी शुरुआत फरवरी में एक छोटी सी घटना से हुई। 28 मई को एक छोटी सी फायरिंग में एक कंबोडियन सैनिक की मौत हो गई। यहाँ से चीजें एक गाड़ी की तरह ढलान पर नीचे जाने लगे। 23 जुलाई को एक लैंडमाइन ब्लास्ट में थाई सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद थाईलैंड ने बॉर्डर सील कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। ठीक अगले दिन 24 जुलाई को खुली जंग छिड़ गई। भारी गोलीबारी, रॉकेट फायर और थाई F-16 के एयर स्ट्राइक्स की खबरें आई। जैसा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर होता है, दोनों देशों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, बिल्कुल उसी दो ड्राइवर्स की तरह जो गाड़ी टक्कर के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उनकी डिप्लोमेटिक चालें भी पुरानी और प्रिडिक्टेबल थी। कंबोडिया ने हमेशा की तरह UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी इंटरनेशनल रेफरी से मदद मांगी। वहीं थाईलैंड ने कहा कि हम आपस में सुलझा लेंगे और बाहरी दखल को रिजेक्ट कर दिया। 2025 की घटनाएं एक कठोर याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस नहीं है, ये एक जिंदा कॉन्फ्लिक्ट है जहां गिरे हुए साम्राज्य और कॉलोनियल मैप मेकर्स के आत्मा आज भी आधुनिक सैनिकों के हाथों को गाइड कर रहा है और उन्हें रास्ता दिखा रहा है कि कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्लूजन, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पत्थरों पर लिखी और खून से खींची गई एक उलझी हुई दास्तां है। यह एक ऐसी कहानी है जहां एक साम्राज्य का गुरु उसके चुनौती देने वाले की जलन से टकराता है। यह एक कॉशनरी टेल है कि कैसे एक कॉलोनियल पावर द्वारा मैप पर खींची गई एक लाइन एक सदी बाद जंग का मैदान बन सकती है। ये एक ऐसी चोट है जो कभी ठीक से भरी ही नहीं। कॉलोनियल मैप मेकर्स ने पहले घाव दिया, इतिहास ने उसमें इन्फेक्शन भर दिया और आज भी राष्ट्रवाद उस घाव को बार बार खुदेरता है। 2025 की झड़पें साबित करती है कि अतीत कभी भी सच में अतीत नहीं होता। यह गहरी दुश्मनी जिसे एक तरफ से ऐतिहासिक यादें और दूसरी तरफ से एक खोए हुए साम्राज्य का सदमा हवा देता है, आज भी इन दोनों पड़ोसियों के रिश्ते को डिफाइन करती है। विवाद का केंद्र अभी भी अनसुलझा है। स्पष्ट सीमाओं, जोशीले राष्ट्रवाद और गहरे अविश्वास का एक खतरनाक कॉकटेल है। अगर आपको थाईलैंड और कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट पर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, सदियों की लड़ाई और फेल हुई बातचीत के बाद क्या आपको लगता है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हमेशा के लिए शांति कायम हो सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।